सामान खरीदते हो तो दूसरे लोगों को देते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट है प्रोसीजर टू परचेज एनी आइटम। ये 4 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर रिक्वेजिशन या अपनी रिक्वायरमेंट चेयर से सेंक्शन करवाते हैं। उसमें आपका कोई लॉजिक रीज़न होता है कि मुझे ये आइटम क्यों खरीदना है, उसका पर्पजली हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं और सेंक्शन प्रोसेस होता है जिसमें सिंपल एप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में परमिशन टू कॉल कोटेशन। एक परफॉर्मे पे ही जो है परमिशन कोटेशन कॉल करने की परमिशन लेते हैं। मिनिमम 5 to 6 पर्सनस को हम वो कोटेशन मंगवाते हैं, मतलब कॉल करते हैं। तो एक तरीका और है कोई भी आइटम को खरीदने का, ऑन द स्पॉट परचेज कमेटी बन जाती है। इसमें हमें 4 मेंबर या 3 मेंबर या 5 मेंबर्स की एक फैकल्टी की कमेटी मार्केट सर्वे करती है और ऑन द स्पॉट जो है वो परचेज हो जाता है आइटम। दूसरा तरीका ये है, इसमें मैसर्स के नेम होते हैं 5 to 6, एक प्रिंटेड फॉर्म है, उसमें ऊपर आप मैसर्स के नेम लिखेंगे। किस चीज़ को फुल एड्रेस हो, उसमें पूरा एड्रेस, दुकान का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका पिन कोड, उसकी मार्केट का नाम, सेक्टर का नाम, मतलब फुल एड्रेस हो। ये नहीं कि ये सेक्टर 20 लिखा और चला काम, ऐसे नहीं चलेगा। उसका पूरा दुकान का एड्रेस होगा उन 5-6 मैसेज पे। और उस 5-6 के अलावा एक कॉपी हमने अपनी ऑफिस कॉपी पे के पर्पज़ के लिए बना ली है। ऑफिस कॉपी में उन 5-6 जो भी मैसेज को हमने वो डाला है वो उसका प्रूफ होगा, उसका एड्रेस हमने उस ऑफिस कॉपी पर भी उतारना है। फिर है स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम। जो भी आइटम आप खरीदते हो, सपोज मैंने चेयर खरीदनी है या जैसे चेयर है वो डिफरेंट टाइप की चेयर है, इजी चेयर, ऑफिस चेयर, टाइप्स की कोई भी आइटम मार्केट में अवेलेबल है। आपको किस कंपनी का खरीदना है, उसकी डायमेंशन क्या है। सपोज दरी खरीदनी है हमने, तो हमें उसकी विड्थ, उसकी लेंथ जो है वो उसमें मेंशन करनी पड़ेगी कि मुझे इस डायमेंशन का ये आइटम खरीदना है। उसके बिना जो है वो वर्थलेस कोटेशन। स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम में कंपनी का नाम आएगा, उसकी डायमेंशन आएगी, उसका मटेरियल आएगा, किस पर्पज़ के लिए आप वो खरीद रहे हो वो भी आएगा। फिर है परचेज कंडीशंस, आप कौन कौन सी कंडीशन लगाते हो उस दुकानदार के ऊपर वो सामान खरीदते हो। फिर है जीएसटी, जैसे कोई लिख देता है एक्स्ट्रा जो है इंक्लूडेड है या एक्स्ट्रा लगेगा, वो सारी ही क्लियर हो आपकी जो परफॉर्म है उसमें। फिर एक वर्ड आता है FOR, फ्राइट ऑन रोड। इसका मतलब होता है FOR, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज का नाम होगा उसमें आगे लगा होता है FOR, फ्राइट ऑन रोड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज नहीं लगेगा आपको। तो इस FOR वर्ड का मतलब ये है, विदाउट फ्राइट ऑन रोड का मतलब जो दुकान से लेके जो कॉलेज कैंपस तक जो सामान आएगा उसका आपने लोडिंग चार्जेस नहीं देंगे। फिर है एनवलप स्पेसिफाइड विद द नेम ऑफ डिपार्टमेंट। जो लिफाफा आ जाता है वो रुलता रहता है, पता ही नहीं होता है किस डिपार्टमेंट ने मंगवाई थी, किस आइटम की कोटेशन। तो आपने जब भी ये कोटेशन को कॉल करोगे उसमें ये लिखना है कि ये आइटम, उस पर एनवलप के ऊपर वो स्पेसिफाई करे कि ये इस आइटम की कोटेशन है और ये इस डिपार्टमेंट को जाएगी। अब जैसे हमारे कॉलेज की बात करते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अब किसी को कैसे पता चलेगा, वो तो बिना ओपन करे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसकी कोटेशन है। तो हम या तो फ़ोन करके या अपनी टर्म्स कंडीशन में लिखें कि बिना स्पेसिफाई करें हम आपकी कोटेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा है नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कॉलेज का नाम, कोटेशन फॉर आइटम, और वो सील्ड हो एनवलप। वैलिड, कब तक वैलिड है आपकी कोटेशन, ये भी आपकी परफॉर्मे में लिखा हो। फिर है रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट नॉट एक्सेप्टेड, मतलब अगर हम वो कोटेशन आ जाती है, मान लो मैंने सपोज तारीख दी 30 और आपकी आई 31 को, तो उस पर टाइम भी मेंशन करना है कि 30 तारीख को 4 बजे से पहले पहले कोटेशन आपकी कंसीडर की जाएगी। अगर 31 को मॉर्निंग में भी आएगी तब भी आपको कोटेशन नहीं लेंगे। फिर इसके बाद है ओपनिंग द कोटेशन, 3 मेंबर की या 4 मेंबर की एक जो है प्रिंसिपल की प्रेजेंस में, प्रिंसिपल रूम में ही वो कोटेशन खुलेगी और उस एनवलप को, जैसे वो एनवलप है मान लो सील है इस साइड से, या तो उस पर गोंद लगा होगा या टेप लगी होगी या स्टेपलर वाली हमने नहीं कंसीडर करनी, उस पर लगानी है, ठीक है। फिर जब हम उसको खोलेंगे ना तो वो इस साइड से नहीं खोलनी है, हमने इस साइड से खोलनी है ताकि वो प्रूफ रहे कि ये कोटेशन जो है वो सील्ड है। क्या करते हैं, जल्दबाजी में वहीं से फाड़ देते हैं, तो वो प्रूफ ही नहीं होता कि ये आपकी कोटेशन सील थी, टेप लगी थी, लाख लगी थी, क्या लगा था। तो आपको हमेशा इस साइड से एक कॉर्नर फाड़ना है, स्केल से धीरे धीरे फाड़ना है ताकि अंदर का कागज ना फटे। तो ये एक तरीका है। उसके बाद है ओपनिंग एनवलप, वही दूसरी साइड से ओपन करना, आपने सील को बचा के रखना। थर्ड
साइन विद द डाइट ऑन एनवलप इनसाइड एंड आउटसाइड। उस एनवलप के बाहर भी साइन करने हैं 4 कमेटी के मेंबर इन प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल, और अंदर जो कोटेशन निकली है उस पर भी। फिर डेट मैच करनी है हमने, जो अंदर लिफाफा है उसमें डेट क्या है, हो सके वो जल्दबाजी में दुकानदार जो है पिछले महीने डाल दी, तो ये भी देखना है कि दोनों चीज़ें आपकी मैच हो। फिर है फुलफिलिंग ऑल द रिक्विजिट्स ऑफ कॉलिंग कोटेशन। जो आपने इतनी सारी मेहनत करी, 5-6 लोगों को अपने आइटम के लिए कॉल किया, फिर ये देखना है कि जो स्पेसिफाई कंडीशंस हैं, अब मुझे चाहिए मान लो कैंट का ही आ रहा हूँ और वो दुकानदार दे रहा है मुझे और किसी कंपनी का आ रहा हूँ, तो वो मेरी कोटेशन तो पूरी नहीं हुई ना। तो चारों जितनी 5 जितनी भी कोटेशन है वो सेम कंपनी का नाम हो और सेम आइटम की कोटेशन हो। एक ने प्लास्टिक की चेयर की कोटेशन दे दी, दूसरे ने मेटल की दे दी, तीसरे ने मेज की दे दी, वो सब मान्य नहीं है। और अगर आपने 25 या 26 सपोज कोई सीरियल नंबर के आइटम आपने मंगवाए हैं, तो आप उसको सारों को मैच कर लो कि वो आइटम उसमें इंक्लूडेड है। अगर आपका कोई काम का आइटम रह जाता है तो आपको वो फेल करनी पड़ेगी कोटेशन और री कोटेशन कॉल करनी पड़ेगी, उसकी भी अलग से परमिशन लगेगी, फिर दोबारा से कोटेशन जो है आपको बुलवानी पड़ेगी। ये सारा प्रोसेस जो है वो वर्थलेस होता है। वैसे तो तरीका तो ये होता है, बाकी और गवर्नमेंट कॉलेजेस में साल के शुरू में जुलाई और अगस्त में हर चीज़ की कोटेशन मंगवाई जाती है। दूसरा डिपार्टमेंट जब भी वो चीज़ खरीदता है तो वो उसकी कॉपी लेता है, ना कि वो हर एक अलग अलग कोटेशन मंगवाता है। सपोज मैंने रिफिल करवाना है प्रिंटर का, ठीक है, सबका है, पेपर मंगवाना है सबका है, तो ये कॉल कोटेशन जैसे फ्लावर की डेकोरेशन है, जैसे रंगोली है, हर एक फंक्शन में चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि जुलाई अगस्त में कोटेशन जल्दबाजी में कॉल करते हैं, ना वो डेट मिलती ना उतने मैसेज मिलते, वो सारा फ्रॉड हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो चीज़ें मैं पता है कि साल के पूरे साल चलनी है उनकी लिस्ट बनाए और संबंधित कमेटी उसका जो है कोटेशन कॉल करे जुलाई और अगस्त में। फिर उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की कॉपी आप दूसरों को दे दो, वो खरीद लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कंसर्न कमेटी जुलाई और अगस्त में कोटेशन मंगवाए, जो चीज़ सारे साल यूज़ होगी। फिर इसके बाद है जब आपकी ये सारी कोटेशन खुल जाएंगी, सब पे साइन हो जाएंगे, उसके बाद सभी कोटेशन की आइटम वाइज सीरियल नंबर, फिर आइटम आएगा, फिर एक ने मैसेज का नाम ऊपर एड्रेस, उसने क्या आइटम में रेट दिया, इंक्लूडेड जीएसटी है विदाउट जीएसटी है, हो सकता है कई बार वो आपको लगे 18,000 किसी का इंक्लूडेड हो किसी का एक्सक्लूडेड हो, वो चीज़ भी देखनी है। फिर इसके बाद है फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। जब आपके पास पूरे नंबर आ जाएगा कि मैंने 4 पंखे खरीदने, 1 पंखे का रेट मेरे पास है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 मिनिमम वाले को रेट से मार्क कर देंगे कि ये वाला परचेज करना है। फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा फालतू जो है फाइनेंशियल सेक्शन ले लेंगे। अभी तक फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन की जरूरत नहीं थी, शुरू में सिर्फ रिक्वायरमेंट की जरूरत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो सप्लाई ऑर्डर फॉर्म है। सप्लाई ऑर्डर फॉर्म जितने आपने नंबर ऑफ आइटम्स मंगवाने हैं उसी मैसेज को आपको आइटम्स का जो परफॉर्मा है वो फिल करके सीरियल नंबर डाल के नंबर ऑफ आइटम कितने हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के साथ आप उसको सप्लाई ऑर्डर फॉर्म या इनवॉइस जो भी है फिर टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1। दूसरी बात एक ध्यान रखनी है, जो बिल लेंगे ना वो कई बार क्या करते हैं सारा ही मिक्स कर देते हैं। 400 रुपये लिख दिए पेपर, कितने रिंग थे, कितने रुपए का एक रिंग था, ये पूरा डिटेल होनी चाहिए उसको बिल में, जब वो चीज़ जो है वो आपकी मान्य है। स्टॉक रजिस्टर 2 टाइप के रजिस्टर होते हैं, एक होता है कंज्यूमेबल रजिस्टर, एक होता है नॉन कंज्यूमेबल रजिस्टर। ये सबको पता है, शक्ल सूरत सबके बराबर होती है। कंज्यूमेबल भी ऐसा ही दिखता है, दूसरा भी ऐसा ही दिखता है। जब आप नया बनाते हो तो आप डिफाइन करते हो ये कंज्यूमेबल है, ये नॉन कंज्यूमेबल है। कंज्यूमेबल कौन सा होता है? जिसमें कंज्यूम्ड आइटम होता है और जो कमेटी का या जो हैंडलिंग अथॉरिटी है वही डील कर देती है उसमें, उसको किसी कमेटी से राइट ऑफ करवाने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने कागज़ खरीदे, ठीक है, कागज़ यूज हो गए, अब यूँ नहीं होएगा कि मैंने एक दिन कागज़ खरीदे और अगले दिन नील कर दिए। थोड़े थोड़े करके 2-4 महीने दिखाने पड़ेंगे कि मैंने ये नील कर दिए। दूसरा मान लो मैंने 3 किलो चीनी मंगवाई, अब एक प्रैक्टिकल में तो 3 किलो चीनी लगेगी नहीं ना, तो वो आपको कितने प्रैक्टिकल में थोड़ी इशू करके दिखानी है, वो तब नील करनी है। एक ही दम सारा सामान लिया अगले दिन नील कर दिया, ये बिल्कुल क्वेश्चनेबल है, ये गलत प्रक्रिया है जो भी चल रही है। दूसरा है जो छूट जाती है चीज़, जैसे बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, जैसे फ्रूट वेजिटेबल है, फूड आइटम है, पेपर की कोई चीज़ है, तो ये जो है पिपेट्स हैं, ब्यूरेट्स हैं जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं। कुछ केमिकल है जो थोड़ा रोज यूज होता है, कुछ टाइम के बाद नील करना उसको, यूँ नहीं कि आज लिया और कल परसों में नील कर दिया। रजिस्टर एक जैसे आपने लिखना है कंज्यूमेबल है ये, दूसरा नॉन कंज्यूमेबल। पहला
डॉक्यूमेंट आएगा, गैजेट्स आएंगे, अप्लायंसेज आएंगे, आरओ आएगा, अलमाइरा, चेयर, टेबल, फर्नीचर जो भी आएगा ये सब इसमें आएगा जो आपका नॉन कंज्यूमेबल आइटम। फिर इसके बाद है स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कैसे करनी है। पहला है सर्टिफाई करना अपने रजिस्टर को। पहले करने पे जो आपका पेज फर्स्ट है उस पर आपने जस्टिफाई करना है कि सर्टिफाइड एट, सपोज ये नया रजिस्टर मैंने लगाया है तो इसमें मैं पहले पेज पे सर्टिफाई करूंगी इसमें 1 से लेकर कितने पेज तक आइटम है, मतलब पेज नंबर कितने हैं। कोई पेज फट जाए, कुछ और हो जाए, इस पेज को आप फाड़ नहीं सकते अपनी मर्जी से कि मैंने ये गायब कर दिया, कि मेरे से कटिंग हो गई थी। कटिंग होगी तो सिंपल क्रॉस लगाओ और नीचे से दोबारा शुरू करो। दूसरी चीज़ आपने करनी है कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग। जैसे इसमें सब में ए से लेके शुरू है और फिर एंड तक। सी नंबर पे, ए नंबर पे जो भी आइटम आएगा वो ए वाला अलग हो जाएगा, बी वाला अलग, सी वाला अलग। यूँ नहीं कि चेयर एक तो ए नंबर पे और एक सी नंबर पे है, तो वो जो रजिस्टर आपका बनेगा दोनों कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल, अगर एक अनाड़ी आदमी के हाथ में दे दिया जाए जो कुछ भी नहीं जानता आपके स्टॉक के बारे में, वो पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि आपके स्टॉक में ये आइटम और ये ऐसा दिखता है। वो सपोज किसी की ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद 3 आदमियों के पास गया वो चार्ज, अब कुर्सी थी काले रंग की, जब आपने लिखी नहीं वो काले रंग की, अब कैसे पता है कि वो तो फिर कह देगा मेरी सफ़ेद है, फिर कह देगा मेरी हरी है। तो आपको ये पहले दिखाना पड़ेगा इसमें कि मेरा ये गलत था, और हो सके तो नया जो आइटम आए ना उसकी नंबरिंग करो कि ये नंबर मैंने 20 कुर्सी मंगवाई तो 1 से लेकर 20 और डेट ये थी, इतनी तारीख को मैंने कुर्सी खरीदी। मैंने आती है कुछ साल के बाद फिर आ गई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी डेट की कुर्सी है। दूसरी चीज़ ये है कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग। एक पेज पे एक ही आइटम आएगा। जब ये पेज हम खोलेंगे, ये पेज है, अगर मैंने लिखा चेयर प्लास्टिक तो प्लास्टिक की चेयर आएगी इसमें, यूँ नहीं कि ऑफिस चेयर भी इसमें आ जाएगी, रिवॉल्विंग चेयर भी इसमें आ जाएगी, या कोई और तरीके की आ जाएगी, या मेज जैसे आ जाएगी। टेबल मटेरियल, किस चीज़ की टेबल है, वो सेंटर टेबल है या ऑफिस टेबल है, या उसकी डायमेंशन क्या है। अब एक टेबल तो ये रखी है, एक इससे छोटी है जो और ऑफिस में आपने देखी है, एक प्रिंसिपल मैडम के रूम की टेबल है। तीनों में आपने डायमेंशन देनी पड़ेगी, ये वुड की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, ऊपर सनमाई का है कि नहीं है। तो ये चीज़ से आपको डिफाइन होगा कि आपकी स्पेसिफिकेशन ये कलर से डिफाइन होगा, मटेरियल से डिफाइन होगा, पर्पज से डिफाइन होगा कि ये किस पर्पज की है। डाइनिंग टेबल की चेयर है, सेंटर सोफे वाली चेयर है, या ऑफिस वाली चेयर है, ठीक है। फिर इसके बाद है अल्फाबेटिक एंट्री के बाद यहाँ तक आ गया, फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। यहाँ से ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे, नया पेज नंबर यही लिखेंगे कि अगला मैंने कौन से पेज पे लेके गई हूँ। फिर वो जो बंदा उसको देखेगा उसको अपने आप पता चल जाएगा कि आइटम तो इस पेज पे भी है, तो ये लिखना जरूरी है हमारे स्टॉक में ये आइटम। फिर इसके बाद है एंट्री विद स्पेसिफिकेशन, एंट्री विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का मतलब साइज, डायमेंशन, कलर और उसका मटेरियल, किस मटेरियल का है, हो सके तो पर्पज भी, किस पर्पज के लिए चीज़ खरीदी गई है, कंपनी का नाम भी। अब आर कितनी कंपनी के आते हैं, तो आपने वो चीज़ एग्जाम्पल दे देना, जैसे गोदरेज की भी आती है, या सिंपल ऐसी भी आती है, चेयर भी जैसे अलग अलग कंपनी की आती है, नील कंपनी की आती है, या जो भी आती है उसका कंपनी का नाम आपने स्पेसिफाई करना है। फिर उसके बाद जब आप इसमें एंट्री करोगे, बिल नंबर लिखोगे कि बिल नंबर उसका ये था, विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, डेट हो, उसके कितने आइटम खरीदे। अब उसमें मैंने मान लिया 10,000 लिख दिया, ये बिल तो 10,000 का है, उस 10,000 में वो कितने आइटम थे, उसमें वो कौन कौन से आइटम भी थे, तो वो चीज़ें हमने स्पेसिफाई करनी है। टोटल अमाउंट कितने रुपए का था, ये बिल का अमाउंट। फिर इसके बाद है एड द प्रीवियस आइटम परचेज एंड टोटल। पहले से जो आइटम खरीदा गया है पहले हम चेक करेंगे, सपोज वो चीज़ पहले भी आई हुई है, अगर उसने नया पेज नंबर नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे नया पेज नंबर, हम नए आइटम का नया पेज नंबर देंगे। फिर टोटल पहले से 10 कुर्सी पड़ी है, 5 और आगे तो 15 होगी, हमने लिखना है कि अब 15 है हमारे। फिर इसके बाद है वन टाइप ऑफ आइटम प्लेस्ड एट वन पेज। एक टाइप का आइटम सिर्फ एक ही पेज पे एंटर करना है, यूँ नहीं कि चेयर में भरती है 10 पेज, या एक में ही कई सारे आ गए, 3 सीटर चेयर भी इसमें आ गई, स्टील की चेयर भी इसमें आ गई, वुड की चेयर भी इसमें आ गई। फिर इसके बाद है कभी भी बिल की कॉपी इसमें पेस्ट नहीं करनी। कई लोग क्या करते हैं, फोटो कॉपी करवाई, 25 आइटम मैं क्यों उतारूँ, फिर इसके पैसे वेस्ट है ना, फिर ये लगाया क्यों है। हैंड राइटिंग में उतारना है, ये पेज में जो बिल उतारना है अपने हैंड राइटिंग में उतारना है, वरना वो पेज कोई उड़ा देता है, वहाँ से हटा देता है, किसी और के पास लुट जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने सामान खरीदा था। खाली पेज नंबर लेने से फायदा क्या है, उस पर एंट्री भी तो करनी है। तो फोटोकॉपी ऑफ बिल जो है वो टोटली वेस्टेज ऑफ मनी ऑफ रजिस्टर है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क
यानी कि आप अपना एक मार्क लगाओगे कि ये चेयर मेरी विमेंस हेल्थ की है, ये मेरी ऑफिस की प्रॉपर्टी इंचार्ज की है, या किस कमेटी ने वो परचेज की है, वो अपना एक सिंबल लगाएगी। फिर इसके बाद है अपने उसमें जहाँ भी आप करोगे, आपने किसी को दी है या वो कहाँ इंस्टॉल करी है, बरामदे में करी है, गैलरी में करी है, किसी की रूम में की है, तो इंस्टॉलेशन का भी आपने स्पेसिफाई करना है इसमें कि ये सामान आप फिलहाल कहाँ है। फिर इसके बाद है इंस्टॉल वाला हो गया, नंबरिंग हो गई, डिपार्टमेंट बंदे से एक एप्लीकेशन लिखवाओ, लोन स्लिप बोलते हैं उसको, लेने वाला देने वाला साइन कर लो, प्रिंसिपल से सीन करवा लो और उसको उस पेज नंबर पे लिख के अटैच कर दो लोन स्लिप, या फिर जो है आप इशू रजिस्टर में ही उस बंदे से जिससे आपने बोरोइंग अथॉरिटी और जो देने वाली अथॉरिटी दोनों ही साइन कर दो। ये प्रोसेस था। इसके बाद है चेयर्स है, ये डिफरेंट टाइप की चेयर्स है, मैंने बताया अलग अलग पर्पज की, किसी पे कुशन लगा, किसी पे नहीं लगा, मेटल की है, किसी पे प्लास्टिक की शीट लगी है, जैसे ये है, कोई ऑफिस वाली है, कोई रिवॉल्विंग है, कोई इजी चेयर है। अब प्लास्टिक वाली में भी सफ़ेद भी आती है, काली भी आती है, स्लेटी भी आती है, बहुत तरीके की आती है, वो भी लिखना पड़ेगा कि आपकी जो है कौन से कलर की है। फिर इसके बाद है इसकी डायमेंशन भी आप मेंशन करोगे कि ये दरी आपकी है, और एक या तो सुई धागे से या किसी उससे आप आइडेंटिफाई करो कि ये हमारे सेल की दरी है। और ये डिफरेंट डायमेंशन है, इसमें दरी में 2 डायमेंशन आएंगी, उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, प्लस उसका प्रिंट कैसा है, ये भी लिख सकते हो कि आपका जो दाढ़ी वाली है प्लेन है कैसी है। डिफरेंट टाइप की अलग अलग पर्पज़ की टेबल है, देख लो, मतलब कोई वुड की है, प्लास्टिक की है, किसी का टॉप अलग है, तो ये डिफरेंट टाइप की टेबल्स हैं। तो पर्पज़, मटेरियल, साइज, कलर और शेप के हिसाब से हम अपने इसमें स्पेसिफाई करेंगे कि ये वाला आइटम है। अलमीराज है, वुड की है, उसकी है, और कई ऐसी होती है जिन ऊंचाई में कम होती है, चौड़ाई में ज़्यादा होती है। कैंटीन के साइड में अगर रखिए, किसी ने देखनी है तो उसमें ना ऊंचाई नहीं है, सिर्फ इतनी है, तो वो ऐसे है, लंबी इतनी है, लंबाई नहीं है। हमने तो लिख दी अलमारी, तो उसकी डेप्थ बताओ कितनी है, कितनी गहरी है, कितने सेक्शन है उसमें, और ऊंचाई कितनी है, वुड